वास्तविकता ये है कि इस देश में किसी को भी फर्क ही नहीं पड़ता, कोई मरे कोई जिए। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग ठीक होंगे। ये वीडियो देखें जिस वीडियो में दिल्ली एमसीडी की मेयर और आम आदमी पार्टी की नेता शैली ओबरॉय दिल्ली की जनता को आश्वासन दे रही हैं कि दिल्ली की जनता आपकी मॉनसून को एंजॉय करेगी। हमने सारे नदी नालों की सफाई कर ली है, सब सीवर साफ हो चुके हैं। हमारे जितने भी बड़े नाले हैं 4 फीट से ऊपर वाले, उसके 92 से 93% तक हम सभी ड्रेन्स की सफाई कर चुके हैं। और जो हमारे 4 फीट से नीचे के नाले हैं, ड्रेन्स हैं, उनकी 85% तक हम लोग उनकी साफ सफाई कर चुके हैं। और इसी एंजॉयमेंट में इस साल मानसून में पहले एक 26 वर्षीय यूपीएससी एस्पायरेंट निखिल राय, जो ओल्ड राजेंद्र नगर में यूपीएससी की तैयारी करने अपने गांव से आया था, वो जा रहा था तो एक लोहे का गेट था, उसके बगल में कुछ पानी का जल भराव था और वो कोई तार वार टूट के उसमें गिरी हुई थी, जिससे उस पानी में करंट फैल गया था। और पानी में फैले उस करंट के कारण उस निखिल राय की मृत्यु हो जाती है। आप लोगों ने वो फोटो देखी होगी, एक लड़का लोहे के गेट पे ऐसे चिपका हुआ गिरा हुआ है ना। और उसके बाद 4-5 दिन बाद ही नाले और सीवर ढंग से साफ नहीं होने के कारण दिल्ली में जब बारिश होती है तो 20 मिनट की बारिश में ही सड़कों पे इतना पानी भर जाता है कि वो पानी राउज आईएएस की बेसमेंट में बनी लाइब्रेरी में भी घुस जाता है। जब पानी लाइब्रेरी में घुसने लगता है तो जो सिक्योरिटी गार्ड है वो आनन फानन में पानी में कहीं करंट न फैल जाए, इसलिए बिजली को काट देता है। और जब बच्चे देखते हैं कि बेसमेंट में पानी घुस रहा है तो वो भागना शुरू करते हैं। और ऐसे लगभग 15 से 18 बच्चे जो है बाहर भागने में सफल भी होते हैं। परंतु सब बच्चों का भाग्य जो है इतना अच्छा नहीं था, कुछ बच्चे अंदर ही फंसे रह जाते हैं। फिर पुलिस और फायर ब्रिगेड को कॉल किया जाता है। 7:30 बजे दिल्ली पुलिस और फायर ब्रिगेड जगह पे पहुंचती है, पर पानी इतना ज्यादा भर गया था कि इनसे कुछ हो नहीं पा रहा था। जब ये पानी बाहर निकाल रहे थे तो पानी कहीं निकालेंगे तो बाहर ही फेंकेंगे ना, फिर वो बाहर से दोबारा पानी अंदर घुस जा रहा था। फिर इन लोगों को जब समझ में नहीं आ रहा था करे क्या, तो इन लोगों ने 8:30 बजे एनडीआरएफ, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स को बुलाया। रात 10:39 पे पानी के 6 फीट अंदर से श्रेय यादव की डेड बॉडी निकाली गई। 11:18 पे सेकंड विक्टिम तान्या सोनी की डेड बॉडी रिकवर की गई। और रात 1:15 पे नवीन दलवानी का शव बरामद हुआ। इसके बाद आरोप और प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया। पक्ष विपक्ष सब अपनी राजनीति चमकाने के लिए घटनास्थल पे पहुंच गए। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि दिल्ली सरकार और एमसीडी में धरती की सबसे बड़ी सो कॉल्ड ईमानदार पार्टी रूलिंग पार्टी है, जिसके लगभग सभी टॉप लीडर्स जो है वो दारू में बह के तिहाड़ पहुंच चुके हैं। उसी पार्टी के एक विधायक, पूर्व मंत्री और वर्तमान में राष्ट्रीय प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज की एक वीडियो आफ्टर्स द्वारा सोशल मीडिया पे वायरल कराई जाने लगी, जिसमें सौरभ भारद्वाज, आतिशी मारलेना और अन्य कुछ मंत्री हैं तथा साथ में कुछ ब्यूरोक्रेट्स भी बैठे हैं। एक मीटिंग चल रही है जिसमें मंत्री सौरभ भारद्वाज जी एक सरकारी दामाद आईएएस बाबू से कह रहे हैं कि 1 साल से नालियों की, सीवरों की डिसिल्टिंग नहीं हुई है। मैंने आपको अपना वीडियो बना के भेजा था साल भर पहले, फिर भी आप लोगों ने अब तक कुछ किया नहीं है। और उसके बाद इस वीडियो को वायरल कराने के बाद जो आफ्टर्स हैं और इनके जो नेता हैं उनके द्वारा ब्लेम गेम शुरू हो गया कि जो सारे आईएएस हैं वो तो मोदी जी के हैं, हमारी सुनते नहीं है, हम क्या करें, हमारे पास पावर्स नहीं है, एलजी हमको काम नहीं करने देता, है ना। ये जो वीडियो वायरल कराई जा रही है, इसका पर्पस ही ये है कि जैसे हर बार जब कुछ बुरा होता है, गलत होता है, तो आम आदमी पार्टी जो है उसके लिए जिम्मेदार नहीं होती। मतलब फेलियर है तो आम आदमी नहीं, कोई और ही जिम्मेदार होता है। वैसे ही इस बार भी जो ये 3 बच्चे मरे हैं, उससे पहले जो निखिल राय की मृत्यु हुई है, या हमने जो दिल्ली के मॉनसून में देखा है कि मतलब कमर तक का पानी भर गया था पॉश एरियाज में, उस सब के लिए आम आदमी पार्टी निर्दोष नहीं है, बेशक एमसीडी में वो हो। जैसे कल तक भाजपा थी तो यही आम आदमी पार्टी वाले कहते थे कि भाजपा वाले एमसीडी में उनसे चल नहीं रही है, हमको दीजिए मौका, हम कर देंगे। पर अब जब दे दिया तो गलती किसी और की है। और कल को आप लोग आश्चर्य मत होइएगा यदि आम आदमी पार्टी वाले अगर ये भी डिमांड कर दें कि अब आईएएस की भर्ती भी हम खुद करेंगे दिल्ली में। जैसे केजरीवाल ने अपने वोटरों को सेट करने के लिए होमगार्ड और लाल बत्ती पे लाल बत्ती ऑन तो गाड़ी ऑफ चेक कराने के लिए हजारों आफ्टर्स को नौकरी पर रख रखा था टैक्स पेयर्स के पैसे से, वैसे ही ये कह देगा कि भाई आईएएस भी हम नियुक्त करेंगे और उसमें दबा के अपने जो इसके वोटर्स हैं उनको ही फिट भी कर देगा। और लॉजिक ये देगा कि यूपीएससी से सेलेक्ट हुए नौकरशाह जो है वो हमारी नहीं सुनते। वैसे ये जो सौरभ भारद्वाज वीडियो में बोल रहा है, या जैसे इस घटना के बाद बोल रहे हैं कि एलजी हमको काम नहीं करने दे रहा, ब्यूरोक्रेट हमारी सुनते नहीं है, क्या ये बात इनको पहले नहीं पता थी? आप इन सौरभ भारद्वाज का ये पुराना वीडियो देखें जिसमें ये कह रहे हैं कि आप हमें एमसीडी दे दीजिए, दिल्ली को हम साफ सुथरा रखेंगे, इतना चमका के रखेंगे कि देश भर से लोग आप लोगों को फोन करके पूछा करेंगे।
एमसीडी आप हमें दीजिए, हम दिल्ली को पूरी बरसात के वक्त में भी बिल्कुल साफ सुथरा, बिना जल भराव के आपको दिल्ली को करके दिखाएंगे, एक वर्ल्ड क्लास दिल्ली बना के दिखाएंगे। तो जब सौरभ भारद्वाज ये हवाबाजी कर रहे थे तब इन्हें नहीं पता था कि आईएएस नहीं सुनेंगे, या इसका गुरु केजरीवाल जब वादे कर रहा था कि दिल्ली को लंदन बना देंगे, वेनिस बना देंगे, झीलों का शहर बना देंगे, तब इन्हें इनकी औकात नहीं पता थी कि क्या उखाड़ सकते हैं जितने भी हैं सारे मिलके, या इन्हें पता है कि जनता जो है वो कितनी समझदार है। और फिर जब इसके बाद भी डैमेज कंट्रोल नहीं होता दिखा, लोग गुस्से में दिखे, तो इन्होंने और इनके चाहने वालों ने कहना शुरू किया कि भाई आम आदमी पार्टी तो साल भर पहले ही सत्ता में आई है एमसीडी में, इन्हें क्यों ब्लेम कर रहे हो जी। एक वो सफेद दाढ़ी वाला जो डिस्टोरियन है एस इरफान हबीब, उसने भी सेम यही लॉजिक दिया कि नई दिल्ली से भाजपा की सांसद बांसुरी स्वराज आम आदमी पार्टी को क्यों दोष दे रही है। भाई एक साल में मैजिकल चेंज नहीं हो सकता है। तो पहले तो कोई इस जादूगर गोगा डिस्टोरियन एसआई हबीब को यह बता दो कि भैया 2014 में जब मोदी सरकार को आए हुए मात्र 15 ही दिन हुए थे, तब तूफान के कारण बिजली की तारें टूट गई थी, पावर सप्लाई डिस्टर्ब हो गई थी। तब इसी आम आदमी पार्टी ने मोदी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने जो उसके मंत्री थे हर्षवर्धन, उनके घर पहुंच गई थी। पर फिर यह ठहरा भाई डिस्टोरियन हार्डकोर वामपंथी जिसे कहते हैं, साथ में नाम में हबीब भी लिखा है ना। मतलब इसकी अगर आप किताबें पढ़ें तो इन सबों ने खिलजी और अकबर को इतना महान शासक बता दिया है कि मतलब क्या ही कहने। तो कल को ये अपनी किताबों में या अपने आर्टिकल में या ट्वीट में ये भी लिख देगा कि भैया जो 15 दिन होते हैं वो 1 साल से ज्यादा होते हैं, और जो नहीं मानेगा इसे वो इस्लामोफोब कह देंगे, हेट मोंगर कह देंगे, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी कह देंगे, कुछ भी कह सकते हैं। लेबल देने की तो इनकी दुकान चलती है। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इस दुर्घटना के लिए जिम्मेदार मानते हुए दिल्ली पुलिस ने 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। और इस गिरफ्तारी को जान के आपको पता लग जाएगा कि दिल्ली पुलिस कितनी महान पुलिस है। 4 बिल्डिंग बेसमेंट के ओनर्स को, राउज आईएएस के मालिक को, राउज आईएएस के कोऑर्डिनेटर को, और जो सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ी गिरफ्तारी हुई है, जो सबसे बड़े कल्प्रिट को गिरफ्तार किया गया है, वो एक एसयूवी के चालक को। जी आप कहेंगे एसयूवी के ड्राइवर को क्यों गिरफ्तार किया है? तो जी उसका लॉजिक ये है कि सड़क पे जब पानी भरा हुआ था तो उस पानी भरी सड़क पे ये बेचारा गाड़ी लेके जा रहा था। तो जैसे पानी भरा होता है और कोई गाड़ी गुजरती है तो पानी लेफ्ट राइट होता है ना भाई, डिस्प्लेसमेंट के कारण। तो इस कारण जब ये गाड़ी लेके जा रहा था तो पानी डिस्प्लेस हुआ और बेसमेंट में और तेजी से घुसने लगा, जिसके कारण 3 बच्चों की मृत्यु हो गई है। जी आप कहेंगे व्हाट द फक, व्हाट नॉनसेंस, ये क्या लॉजिक है? तो जी आपको भरम है कि सेंस के साथ ये देश चलाते हैं हमारे नौकरशाह, क्योंकि ये देश जो है वो 15 अगस्त 1947 से अब तक इसी व्हाट नॉनसेंस या व्हाट द फक तरीके से चल रहा है। वो क्या है ना कि जब तक हम लोगों पे खुद पे नहीं बीतती तो हमें समझ में नहीं आता, ना हमें नॉनसेंस दिखती है, और दिखती भी है तो हमें फर्क नहीं पड़ता, और अगर पड़ता भी है तो हम बहुत जल्दी एडजस्ट कर लेते हैं। और मैं तो भला मना रहा हूं कि भैया वो भला हो इंद्रदेव का कि वो ऊपर रहते हैं और उनकी जीपीएस लोकेशन नहीं है इन पे, पुलिस वालों पे, वरना ये बारिश कराने के जुर्म में इंद्रदेव को भी अरेस्ट करने पहुंच जाते कि भैया आपने बारिश करा दी, ज्यादा बारिश करा दी, उससे पानी उसमें घिस गया। तो इसलिए जो है आप सबसे बड़े कल्प्रिट माने जाएंगे इन बच्चों की मृत्यु के। आप सोचिए कि इस घटना के लिए जिम्मेदार गिरफ्तार होने वालों में एक भी जना कोई सरकारी बाबू नहीं है जो वास्तविक जिम्मेदार है। कोई अधिकारी, कोई एमसीडी वाला जिनकी जिम्मेदारी होती है ये सब ठीक से मेंटेन करके रखने की, कि भाई नाले साफ हो, ड्रेनेज ठीक रहे, डिसिल्टिंग होके रखे, जल भराव ना हो, या इन 7 में से गिरफ्तार होने वालों में कोई भी पुलिस का अधिकारी, कोई बीट अफसर, कोई एसएचओ, कोई डीएसपी भी नहीं है, या उस डिपार्टमेंट के नहीं है जिनकी जिम्मेदारी होती है कि लॉ एनफोर्स हो, कुछ इलीगल ना हो। क्योंकि जब से इन बच्चों की डेथ हुई है तब से एक खबर चल रही है कि दिल्ली में बेसमेंट में कमर्शियल एक्टिविटी करना बैन है, इलीगल है। ये राउज एवेन्यू की लाइब्रेरी भी बेसमेंट में थी, तो भैया इलीगल चल रही थी। पर केवल राउज आईएएस ही बेसमेंट में इलीगल लाइब्रेरी चला रहा था ऐसा नहीं है। आप ओआरएन में चले जाएं, ओल्ड राजेंद्र नगर में, मतलब वहां चलने वाली लगभग 80% लाइब्रेरीज बेसमेंट में ही चलती हैं। और ओआरएन ही क्यों, आप मुखर्जी नगर चले जाइए, वहां देखिए कितना बुरा हाल है। या फिर जब तक वहां भी कुछ जने मर नहीं जाए तब तक वहां की बात नहीं करनी है। 2 लाख रुपए फीस लेके बच्चों को तजुर्बा देने वाले, 4-4 घंटे की वीडियो बनाने वाले, एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझाने वाले, रामायण पे ज्ञान पेल देने वाले, जिनकी पीआर टीम ने उनकी ऐसी छवि बना रखी है कि ये बंदा जो है नहाना तो नहाना, पानी भी जो है पानी के बदले डिटॉल पीता होगा। इतना क्लीन है इस कोचिंग के धंधे, इतने वाइट है सर, है ना।
मतलब उन सर की भी लाइब्रेरी जो है बेसमेंट में चलती है, और लाइब्रेरी ही नहीं, उनकी कई कोचिंग क्लासेस भी बेसमेंट में चलती हैं, तो इलीगली होंगी। क्या कह रहे हो कि वो एथिक्स पे वो वीडियो बनाते हैं, मानते थोड़ी ना है, सारा ज्ञान दुनिया को पेलने के लिए, खुद के लिए तो 2 लाख रुपए ले आओ, जमा कर दो, तो तुम्हें कुछ नहीं तो तजुर्बा जरूर दे दूंगा वाला हाल है। मेरा सिंपल सा बस आप लोगों से एक सवाल है कि ये जो ओल्ड राजेंद्र नगर में या मुखर्जी नगर में जितनी भी रेडी पटरियां हैं जिनसे भाई ये सरकारी जजियाखोर अपना हफ्ता वसूलते हैं, मतलब ऐसी कोई भी रेडी ठेला नहीं होगा जिससे ये जजियाखोर अपना जजिया नहीं वसूलते, क्या उन्हें ये इलीगल लाइब्रेरीज, ये बेसमेंट में चल रही कोचिंग क्लासेस, मतलब जो ये कानून को ताक पे रख के ये कोचिंग माफिया वाले कर रहे हैं सब, ये दिखाई नहीं दिया? भाई दिल्ली में, इस देश में एक पूरा का पूरा तंत्र है जिसका काम है इलीगल एक्टिविटी को रोकना, ना होने देना, कोई करे तो सजा दिलाना। वो पूरा तंत्र क्या कर रहा था? ये सारे के सारे उस पूरे तंत्र के जो लोग हैं वो दिव्यांग कोटे से भर्ती हुए हैं जिन्हें दिखाई नहीं देता। भाई पुलिस वालों को, बीट वालों को दिखाई नहीं दे रहा था कि वहां बेसमेंट में क्लास चल रही है, लाइब्रेरी चल रही है, और उनको दिखाई देने के बाद भी ये सब चल रहा है, तो फिर तो सबसे बड़े दोषी ये हैं, इन्हें दंड दिया जाना चाहिए। भाई जितना जिम्मेदार राउज आईएएस है इन बच्चों की मृत्यु के लिए, उतना ही जिम्मेदार, या उससे कहूं थोड़ा सा और ज्यादा जिम्मेदार, तो कायदे से ये कानून के रक्षक आज के ये मॉडर्न डे जजियाखोर हैं। भाई ओआरएन मुखर्जी नगर में कोई रेडी पटरी ऐसी नहीं होगी जिससे ये हफ्ता ना लेते हो, तो भाई इनको इलीगल लाइब्रेरी भी दिखी ही होगी। तो आप क्या कह रहे हैं कि जो रेडी पटरी वालों को नहीं छोड़ते वो इलीगल लाइब्रेरी और क्लासेस चलने दे रहे थे बिना थाने में पैसे पहुंचे? भाई इतना डम तो जो है ना, मतलब पोगो देखने वाले भी नहीं होते। चलो जी, एक बार को मान भी लेते हैं कि नहीं पता था इन सबको, जिनकी जिम्मेदारी थी पता रखना, है ना, ऐसा हो सकता है वो मिस्टर इंडिया टाइप की घड़ी टाइप का कोई बटन आ गया हो जिसे दबा देने से लाइब्रेरी इनविजिबल हो जाती हो, फिर विजिबल हो जाती हो, तो मान सकते हैं कि एक बार को इनको नहीं दिखा इन जजियाखोरों को। पर एक लड़का है किशोर सिंह कुशवाहा, उसने 26 जून को प्रशासन के पास बाकायदा ऑनलाइन कंप्लेन दर्ज करवाई थी कि राउज आईएएस बेसमेंट में कमर्शियल एक्टिविटी कर रहा है जो इलीगल है, ये अगेंस्ट लॉ है। और ये कंप्लेन दर्ज कराने के 20 दिन बाद भी जब कोई एक्शन नहीं हुआ, तो इस लड़के ने फिर 15 जुलाई को रिमाइंडर डाला, फिर 7 दिन बाद 22 जुलाई को रिमाइंडर डाला, पर इन सरकारी बाबुओं ने कोई एक्शन नहीं लिया। और फिर फाइनली 26-27 जुलाई को यह दुर्घटना हो ही गई। कार्रवाई ना करने वालों को मर्डर के अपराध में क्यों ना चार्ज किया जाए? और ये जितने भी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, जो रोष व्यक्त कर रहे हैं, कोई सा भी घटना के इस पक्ष की चर्चा तक नहीं कर रहा है, क्योंकि सही मायने में लड़ाई लड़नी ही नहीं है किसी को। जब प्रिटेंड करके ही काम चल जा रहा है तो कौन मेहनत करे? बाकी जिन्हें लगता है कि कुछ बदलेगा, इस बार चीजें सुधरेंगी, लोग बाग जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो अजी मेरा घंटा होगा ऐसा कुछ। 2019 की खबर है, सूरत में कोचिंग सेंटर में आग लगी। किसी मीडिया वाले के हिसाब से 19 जने की मृत्यु हुई, किसी के हिसाब से 21 जनों की। 10-12 दिन तक, जब तक इस खबर पे टीआरपी मिल सकती थी, मामला चला, उसके बाद सब शांत। फिर अभी पिछले साल मुखर्जी नगर में आग लगी, 61 जने घायल हुए, खूब हो हल्ला हुआ, धरना प्रदर्शन टाइप भी हुआ, कुछ लोग आए, भाषणबाजी भी हुई, 2-3 दिन साथ मेरे ख्याल बैठे भी रहे थे, उसके बाद सब चले गए। मीडिया ने भी इसको चलाया 2-3 दिन, जब तक टीआरपी मिलती रही, फिर यहां पे भी सब बंद, सब शांत। अब फिर ये दुर्घटना हुई है, जब तक टीआरपी मिलेगी मीडिया वाले दिखाएंगे, बच्चों की बाइट्स लेंगे, संगठन वाले जो है वेरियस वो जाके प्रदर्शन करेंगे, बच्चे जो है वो मीडिया में बाइट्स देंगे, कुछ लोग अपनी दुकान चलाएंगे, पक्ष विपक्ष आरोप प्रत्यारोप खेलेंगे, फिर सब शांत हो जाएगा। अगली घटना होने तक अपने बाजार सजाने की तैयारी करेंगे। और ये सरकारी अधिकारी और राजनीतिक पार्टियां वाले ये अपने बच्चों को विदेश में सेटल कराने और यहां से जितना लूट सके उतना लूटने में दोबारा बिजी हो जाएंगे। और जो बच्चे आज मीडिया में बाइट्स दे रहे हैं कि ये गलत हो रहा था, ये हो रहा था, हम इस घटना से दुखी हैं, वे सब आपको हफ्ते 10 दिन बाद ऐसी ही किसी बेसमेंट में बनी लाइब्रेरी या कोचिंग क्लास की सीढ़ियां उतरते हुए दिख जाएंगे। वास्तविकता यह है कि इस देश में किसी को भी फर्क ही नहीं पड़ता, कोई मरे कोई जिए। कभी कभी तो लगता है कि वी ऑल आर वॉकिंग डेड्स, ये मुर्दों का शहर है। और इस देश में एक कानून है, एक सिस्टम है, एक संविधान है जिससे ये देश चलता है, ये सबसे बड़ा झूठ है। दिस होल ब्लडी सिस्टम इज रॉटन टू द कोर एंड अनलेस इट्स ओवरहॉल्ड नथिंग इज गोइंग टू चेंज। हम ऐसे ही लाशें गिनते रहेंगे। इट्स हाई टाइम फॉर पीपल टू आस्क एंड इंट्रोस्पेक्ट द लाइज दे हैव बीन फेड, लाइज दे हैव बीन लिविंग बिफोर इट्स टू लेट। झकझोर के इस इल्यूजन से बाहर निकालना ही पड़ेगा देश के लोगों को, और हमारे पास कोई चारा नहीं है, वरना हम ऐसे ही लाशें गिनते रहेंगे। जिसकी सही में गलती है, जो सही में कल्प्रिट है, देयर हेड्स मस्ट रोल।